बार जातीय मुद्दे बहुत हावी हैं, जातीय समीकरण, जातीय आंकड़ों पर सारा चुनाव आकर टिक गया है। क्या बीजेपी जिस तरह से 400 पार का जो पूरा वादा इरादा वो रख रही है, उसमें कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन किस हद तक चुनौती देने में कामयाब होता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव का तापमान निरंतर हाई होता जा रहा है, पारा बढ़ रहा है और लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण है। जो एससी वोट है वो आज भी बसपा को वोट कर रहा है। ये क्या है कि एक महीना पहले किसी कंपनी में छापा लग रहा है, 15 दिन बाद वो उसको चंदा दे रहा है और वो पाक साफ हो गए। तो मतलब वो एक वसूली गैंग टाइप का सब जो सिस्टम दिखाई दिया है। मुझे नहीं लगता कि आज भी बसपा का बेस वोट चंद्रशेखर को नहीं मिल रहा हो। ये 42% वोटर जो हैं ये डिवाइड तो होंगे ही, कुछ सपा पर जाएंगे गठबंधन पर और कुछ जाएंगे बसपा पर। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ विचारधारा का वोट डाल रहे हैं कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हम बीजेपी को वोट देते रहेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 300 नहीं, हमें 400 450 दीजिए ताकि हम संविधान बदल दें। सीधे तौर पे खुले तौर पे कह रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास हिंदू को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, मतदान के हम पास खड़े हैं, मतदाता अपना मन बना चुके हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जिस घड़ी का इंतजार पिछले कई हफ्तों या महीनों से हो रहा था, वो घड़ी आ गई है। पहले चरण का मतदान देश भर में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, सबसे बड़ा प्रांत है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो जीत लेता है, दिल्ली की गद्दी पर कमोबेश उसी का राज हो जाता है। हम फिर से 2 साल बाद लौटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बिजनौर से आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी। बिजनौर एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है कि पूरे राज्य की एक तरह से नब्ज़ तलाश लेने की, मैं समझती हूँ कि ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा ज़िला है, ये उस तरह से काम आता है। पिछली बार भी यही अंदाज़ा हुआ, इस बार भी वापस लौटी है वायर की टीम यहाँ पर। कुछ पत्रकार यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो जाने माने चेहरे हैं। पिछली बार जब यहाँ से डिस्कशन हमने किया था बिजनौर से, तो लाखों लोगों ने उस डिस्कशन को देखा था। आज भी उन्हीं चेहरों को वापस हम लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि जब वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें काफ़ी हद तक मैं कहूँगी सटीक रहा था, जो एनालिसिस था, विश्लेषण था। आज उन लोगों को फिर से लेकर आए जानने के लिए कि कैसी जो बयार है वो बह रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन है। और बीजेपी, क्या बीजेपी जिस तरह से 400 पार का जो पूरा वादा इरादा वो रख रही है, उसमें कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन किस हद तक चुनौती देने में कामयाब होता है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आसिफ अंसारी साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं विधान केसरी के। दूसरे उन्हीं के साथ हैं मरगूब रहमानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाहिद फातिमा हैं। सूर्यमणि रघुवंशी जी हैं। चिंगारी यहाँ का एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, उससे जुड़े हुए हैं। ज्योतिलाल शर्मा जी सहारा समय से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुशब्बर हुसैन हैं दैनिक अमर भारती अखबार से। यानी वो स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ जो कि स्थानीय मुद्दों को तो जानते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी उनकी पकड़ रहती है। सूर्यमणि जी, आप एक जाना माना चेहरा हैं प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। मुझे बताइए कि मैं सिर्फ बिजनौर से शुरू ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी सेहत जानने की कोशिश कर रही हूँ कि तापमान कैसा है आपकी नज़र में। अब तक जो आपने पिछले कुछ हफ्तों में चुनाव का पूरा मिजाज देखा, उसका पूरा तापमान देखा, क्या कह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में चुनाव का तापमान निरंतर हाई होता जा रहा है, पारा बढ़ रहा है और लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण है। आमने सामने की लड़ाई है कई जगह, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। कुछ स्थानों पर एक चौथा कोण भी हो सकता है, लेकिन बिजनौर और अगर नगीना की हम बात करें तो इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय फाइट देखने को, स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, मतदान के हम पास खड़े हैं, मतदाता अपना मन बना चुके हैं। लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई पिछले चुनावों में मेरा ये अनुभव रहा है कि सुबह 10-11 बजते बजते पश्चिम की और पूरब की हवा चल जाती है और लोग उसके साथ बह भी जाते हैं। लेकिन बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ रालोद और बीजेपी के गठबंधन, समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय फाइट स्पष्ट नज़र आ रही है। और एक विशेष बात इस चुनाव की ये है कि ना तो किसी की कोई हवा नज़र आ रही है, ना ही किसी के विरोध में कोई हवा है। यही सबसे दिलचस्प बात है और मैं दर्शकों का ध्यान इसी पर दिलाना चाहती हूँ कि खासकर जिस तरह से अभी देखें हम, विकास के तमाम जो मुद्दे जिसका वादा करके नरेंद्र मोदी आए थे, ये सिर्फ पिछले 5 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल की कहानी मैं इसको कहूँगी कि 10 साल बाद
अब देने के लिए क्या है? नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल में आप देखिए, 10 दिन में आप देखिए कि उनके भाषण क्या हैं। क्या उनके भाषणों में विकास नज़र आ रहा है? उनके भाषणों में क्या बेरोज़गारी नज़र आ रही है? उनके भाषणों में क्या विश्व गुरु भी नज़र आ रहा है? वो सिर्फ सांप्रदायिक बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसको क्या खाना चाहिए, किसको मछली खाना चाहिए, किसको मांस खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें अभी साउथ में, तेलंगाना में जो एड दिया है, पॉलिटिकल एड, मतलब आप देख नहीं पाएंगे इस हद तक ख़राब और सांप्रदायिक उन्होंने विज्ञापन अपना दिया है। राम मंदिर के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त, जैसे आप ये कह रहे हैं, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ना कोई विरोध में हवा है, ना ही कोई फेवर में हवा है, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी नीति और पूरी विचारधारा रही है, और एक बात ये मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि मैं उधर ही आ रहा था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में देखने को मिला ज़मीन पर राम मंदिर का कोई खास असर नहीं है। उन मतदाताओं पर यह असर है जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट माने जाते हैं, जो उसके साथ पहले से रहे हैं और रहेंगे। विकास मुद्दा नहीं है, सुशासन मुद्दा नहीं है, रामराज मुद्दा नहीं है, विश्व गुरु मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा है। और मुझे एक बात और स्पष्ट देखने को मिल रही है कि शायद इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी नहीं चल पाएगा। इसके बजाय इस बार जातीय मुद्दे बहुत हावी हैं। जातीय समीकरण, जातीय आंकड़ों पर सारा चुनाव आकर टिक गया है। अगर हम पहले चरण के मतदान की, जो हमारी 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें यही है। बिजनौर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो टिकट दिए गए हैं वो भी जातीय आंकड़ों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। और इसके लिए मैं सिर्फ नेताओं या प्रत्याशियों को ही जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि मतदाताओं का मिजाज, उनकी भी सोच ऐसी ही हो गई है कि वे अपनी जाति के प्रत्याशी को ही पहले तलाशते हैं। बिजनौर में अगर आरएलडी और बीजेपी ने गुर्जर प्रत्याशी मैदान में उतारा तो बहुजन समाज पार्टी ने जाट को उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने सैनी को उतार दिया। सैनी को भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता माना जाता है, लेकिन इस बार उल्टा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। जाट जो आरएलडी के साथ थे और बीजेपी के साथ आने की वजह से उनके साथ होने चाहिए थे, कुछ बंटवारा जाट प्रत्याशी होने की बजाय बसपा के साथ भी कुछ प्रतिशत जा रहे हैं और गुर्जर उधर जा रहे हैं। सारे सोच जातीय मुद्दों पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसका फिलहाल पहले चरण जी हाँ। ज्योतिलाल शर्मा जी, अब सवाल यहाँ पैदा हो रहा है, एक दर्शक और एक नागरिक के नज़रिए से देखते हैं कि एक जो नागरिक था उसने 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी आरएसएस को वोट दिया। उन्होंने कहा आप मुझे, उन्होंने 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दे दिए। 60 महीने दिए लोगों ने, फिर लगा कि भाई उनका काम पूरा नहीं हुआ, या जो भी उनका राष्ट्रवाद का, सांप्रदायिकता का एजेंडा था, फिर से वोट दे दिया उनको। 2019 में एक बार फिर जिता दिया। अगर तीसरी बार वही आदमी जिसने 2014 में भी वोट दिया, 2019 में भी वोट दिया, अगर वो 2024 में भी देता है तो क्यों देगा? देखिए, जहाँ तक तीसरी बार वोट की बात है, मैं इस बार जो चुनाव का मैं आता हूँ इस पर धीरे धीरे मैं जो देख रहा हूँ कि इस बार जो बीजेपी का जो पहले चलता था सांप्रदायिकता की एक लहर चलती थी, हिंदुत्व को धार दी जाती थी। इस बार जहाँ भी देख रहे हैं, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं भी अब ये बात नहीं आ रही। हाँ, राम मंदिर की बात जहाँ तक हम करें, राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, जोर शोर से सब ये कार्यक्रम हुआ, तो हाँ, लोगों में ये था कि ये सरकार ने एक ठीक काम किया है, हिंदुत्व में एक लहर सी आई थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने लोकतंत्र के जो 2 चुने हुए जो प्रतिनिधि, कई मुख्यमंत्री दोनों, सोरेन को जेल भेजा और अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, तो उससे आम लोगों के मामले में ये एक मैसेज जा रहा है कि हमने ज़्यादा बहुमत दे दिया तो ये तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सोच रहे हैं लोग? उत्तर प्रदेश में ऐसा सोच रहे हैं। और जो मिडिल क्लास, जो हिंदू मतदाता था, जो भाजपा के हमेशा साथ रहता था, वो कहीं ना कहीं जो छिटकता नजर आ रहा है। उसका मानना ये है कि अगर हमने एक बार फिर इस तरह से दे दिया तो कहीं ना कहीं अगला नंबर जो है हम लोगों का आ जाए, या ये लोकतंत्र में कहीं ज़्यादा बड़े तानाशाह ना हो जाए। मतलब ये भी लोकतंत्र की परवाह कर रहा है नागरिक, ये तो अच्छी खबर बता रहे हैं आप। आम मिडिल क्लास, जो मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। जिस दिन ये एपिसोड हुआ, जिस दिन केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, मेरे कई लोगों से बात हुई, तो उन लोगों का मानना ये था कि 400 पार की बात कर रहे हैं। उनका मानना ये था कि इनकी एकदम से 100 सीटें कम हो गई। जो आम लोगों का मानना था, उनका कहना था कि इनको ये एक्ट नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे बोलूं, आप कह रहे हैं हिंदू अपर कास्ट मिडिल क्लास ये सोच रहा है। हाँ, जो इनका एकदम और दे दिया तो बड़े तानाशाह हो जाए, एकदम पुख्ता जो इनका वोट बैंक है। और जहाँ तक ये ईमानदारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी नवीन जिंदल का एपिसोड हुआ, इन्होंने कहा कि पूरे 70,000 करोड़ का घोटाला मानते थे कि नवीन जिंदल ने किया है।
जो भाजपा अब तक कहती थी, कार्यकर्ता प्रदर्शन करते थे, पार्टी के लोग कहते थे, उसको रातों रात ईडी का समन गया और वो उसको शामिल कर लिया गया, कांग्रेस उसमें बीजेपी में शामिल कर लिया गया और उनको कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बना गया। आम आदमी ने जैसे ये केजरीवाल जी को जेल भेजा, उसके बाद आम आदमी के दिमाग में ये आया कि क्या ये वास्तव में कोई नई मशीन लेकर आए जिनको धो रहे हैं और वो साफ़ सुथरा हो जा रहा। तो हर आदमी बड़ी बारीकी से एक एक शब्द पे, ऐसा नहीं कि आप मतदाता तो को बेवकूफ़ समझ लेंगे। आम आदमी जो है, मैं कई देहात में गया, कई गांव में गया, उन लोगों का स्पष्ट मानना था कि यार क्या इनकी पार्टी में रह गए तो हम ईमानदार हो गए, दूसरी पार्टी में रहेंगे तो बेईमान रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे मुद्दा बताइए, आम आदमी के क्या ये काफ़ी है वोट न देने के लिए? क्योंकि हम कई बार क्या देख रहे हैं कि नाराज़गी तो है, असहमति तो है, लेकिन जाके वोट फिर भी वहीं दे आए। नहीं, इस बार ये है जो मिडिल क्लास का जो हिंदू वोटर है वो एक तो मतदान करने कम जाएगा, वोट ऑफ परसेंटेज। मैं जहाँ तक बिजनौर की बात कर रहा हूँ, बिजनौर विधानसभा चूँकि पहले चरण में है और हम बिजनौर में चूँकि बिजनौर से रहने वाले हैं और बिजनौर में बारीकी से चुनाव को दे रहे हैं, मेरा मानना है कि जो हिंदू मतों का जो इस बार वोट ऑफ परसेंटेज होगा वो कई मायनों में इस बार कम होने की संभावना है। हम नगीना, हमारे पड़ोस की सीट है, ये नगीना संसदीय क्षेत्र है, वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन बिजनौर की बात करें तो यहाँ जो हिंदू मतदाता है वो कम वोट करेगा और जो मिडिल क्लास वोट भी करेगा वो इनके विपक्ष में ऐसी संभावना ज़्यादा है कि इनके खिलाफ जाएगा। नीरस और बोरिंग चुनाव है, वो शब्द आपके से मैं जानना चाहती हूँ। कई बार ये कहा जाता है कि भारत में भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन यही बात गलत साबित हो जाती है जब यूपीए के कार्यकाल में, हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो झूठ साबित हुई जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने के लिए नरेंद्र मोदी आए कि मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूंगा और उनको हटना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब जो ये पूरी बात आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, इसमें दिल्ली में तो हम बड़े इसका शोर शराबा सुनते हैं, बॉम्बे में सुनते हैं, कलकत्ता में सुनते हैं, लेकिन क्या जो गाँव देहात है, जिसे कंट्री साइड कहा जाता है, जो तहसीलें हैं, वहाँ पे कोई जानता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज़ है? क्या वहाँ पे लोग जानते हैं कि काला धन ले रही थी बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस चीज़ को जानते हैं और आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग हैं और वो समझते हैं इस बात को कि भ्रष्टाचार बॉन्ड के बारे में सारी चीज़ें के बारे में जानते हैं। मगर यहाँ पर सबसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था बिजनौर विधानसभा में जब आप आई थी कि यहाँ पर जो समीकरण बनते हैं लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, बसपा मुस्लिम समीकरण बैठता है चुनाव का, क्योंकि बसपा का वोट बैंक आज भी नहीं हट पाया है। जो एससी वोट है वो आज भी बसपा को वोट कर रहा है। इधर ये है कि जैसे मुस्लिम वोट सपा पे है, अगर जो अब वोटर इस उसमें है कि किधर जाए, मुस्लिम वोटर किधर जाए, तो मुस्लिम वोटरों ने रुझान बना रखा है कि हम बसपा की तरफ भी जा सकता है। वो लहर देखिए, कल जब वोट पड़ेंगे हो सकता है कि जो 50% अगर जो वोट बसपा की तरफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं बसपा फाइट में आ जाती है बीजेपी से, गठबंधन एनडीए गठबंधन से फाइट में आ जाए, क्योंकि सैनी वोट बैंक भी बीजेपी का माना जाता है। बिजनौर सैनी वोट, तो सैनी समाज से भी वो सपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो सपा का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सैनी वोट सपा को मिल सकता है। तो यानी दिल्ली में जो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा इसको राज्य के स्तर पर समझने की कोशिश करें, सीट वाइज नहीं, थोड़ा सा राज्य के अगर ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो दिल्ली में हम अक्सर ये समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता है वो समझ गया है कि मायावती तो गठबंधन का तो हिस्सा है ही नहीं आधिकारिक रूप से, लेकिन वो बीजेपी से नज़दीक जा रही हैं या अक्सर मुद्दों पे उनकी खामोशी रहती है। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता अभी भी बीएसपी को वोट कर सकता है? कर सकता है। 50% अभी भी रुझान बना, 50% में मेरा अपना मानना है, 50% मुस्लिमों ने अभी भी रुझान बना रखा है कि हम किधर जाएं। अब जो 50% सपा पे वोट जा रहा है वो लहर को देखते हुए क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि सपा के पास और कोई वोट बैंक नहीं है। नहीं तो विधानसभा में जो जिस मुस्लिम मतदाता ने सपा को 90% से ज़्यादा वोट दिया वो लोकसभा में बसपा में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि समीकरण ही ये बैठ रहे हैं। भाई आपने को हम पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने जब भी आपको बताया था कि बसपा का वोट बैंक आज भी मायावती से नहीं हटा है, वो वही। और बसपा के वोट में आप कह रहे हैं दलित वोट के बारे में बात कर रहे हैं और मुस्लिम वोट के बारे में, मुस्लिम वोट के बारे में दोनों। और अच्छा। इसके अंदर जो एक जाटव वोट बैंक होता है एससी में, वो 100% जाटव वोट बसपा को वोट करता है। जो शहर का है वो थोड़ा सा इधर आकर आ जाएगा। जी हाँ, तो इसमें चूंकि यहाँ चर्चा इस बात पे हो रही है, इससे पहले कि मैं नाहिद की तरफ आऊँ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ रहमानी साहब की क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे याद आ रहा है कि इस डिस्कशन से पहले आप ये कह रहे थे कि अभी भी जो पुरानी जनरेशन है
दलित समुदायों की, उसमें क्या दलित में हम अलग अलग करके देखें कि जाटव समुदाय अलग और बाकी लोग अलग, और अगर ऐसा है बना हुआ है तो ये तो बहुत दिलचस्प हो गया। जैसा कि इन्होंने मुशब्बर भाई ने बताया कि ये सच है कि दलित वोट आज भी बसपा के साथ है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो कहा जा सकता है कि 1-2% इधर उधर हो जाए, लेकिन दलित वोट आज भी पूरी तरह से बसपा के साथ है। आप सिर्फ 1-2% कह रहे हैं? नौजवान वो जी भी 1-2%? जी 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 1-2% हो सकता है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जब जब यहाँ चुनाव हुआ विधानसभा, बिजनौर विधानसभा में, हम बिजनौर विधानसभा की अगर बात करें तो बिजनौर विधानसभा में अब तक बसपा का जो मूल वोट है, बेस वोट है, वो बसपा के ही साथ रहा, कभी इधर उधर बसपा के नहीं वो हुआ। जैसा कि ये कहते हैं कि बीजेपी को चला जाता, मैं नहीं मानता कि बीजेपी को ऐसी वोट कभी गया हो आज तक। वह ऐसा यह है कि भाई वो ये समझते हैं कि जो है मायावती जो है दलितों के लिए काम करती है, और हमारी नेता, वो आज भी मायावती को ही अपनी नेता मानते हैं। चंद्रशेखर एक जो आए हैं, अब नौजवान वोट काफ़ी हद तक बसपा का नौजवान, सिर्फ नौजवान चंद्रशेखर के साथ हो सकता है, लेकिन बसपा का बेस वोट आज भी मायावती के ही साथ। जैसा नगीना में चंद्रशेखर के बारे में कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज भी बसपा का बेस वोट चंद्रशेखर को नहीं मिल रहा होगा। नौजवान भले ही उसके साथ हों, शोर शराबा हो चंद्रशेखर के साथ, लेकिन बसपा का बेस वोट आज भी मायावती के ही साथ है। अभी पिछले दिनों मायावती की बड़ी जनसभा जिला मुख्यालय पर यहाँ बिजनौर में हुई, उन्होंने कहा भी, नगीना का जिक्र भी किया। हालांकि जो है मायावती की सभा से ही ये साबित हो गया था कि आज भी बसपा का बेस वोट मायावती के ही साथ है। भारी भीड़ थी, दलितों की खासी भीड़ थी उनकी सभा में, तो मुझे नहीं लगता कि बसपा का जो बेस वोट है वो अब भी मायावती से अलग हो अभी तक फिलहाल। इसी दौरान आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि जिस बात की यहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ दोनों मेहमानों ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठता तो बहुत है, लेकिन क्या हिंदुत्व का कोई वोट है? क्या मंदिर के नाम पे वोट मिल रहा है? हम देख रहे हैं अभी भी लाखों लोग रोज जा रहे हैं, और शुरुआत में तो हमने देखा कि मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया, जितनी भीड़ आ रही थी। नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि एक तरह के हिंदू देवी देवता का एक दर्जा दे दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नोशनल, एक मानसिक चीज़ है, या आपको लगता है कि इसका कोई वोट में तब्दीली भी हो रही है? राम मंदिर के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के पक्ष में जो माहौल तैयार हुआ था, जैसा कि सूर्यमणि जी ने भी कहा, इस चुनाव में सांप्रदायिक मुद्दा जिसे बीजेपी ने गरमाने की कोशिश भी की, सांप्रदायिक तो ये चुनाव बिल्कुल हुआ नहीं इस बार। सूर्यमणि जी ने भी बताया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ना तो किसी के पक्ष में है चुनावी माहौल, और न किसी के विरोध में कोई लहर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। नहीं, ये चुनाव सांप्रदायिक नहीं हुआ ऐसा आप सोचना पसंद करेंगे, या जमीन पे ही ऐसा है? ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा सोचना पसंद कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्रियों की और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बना, मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष उस माहौल को भुना नहीं पाया। बीजेपी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत अच्छा माहौल, जिसे विपक्ष अगर चाहता तो वो भुना सकता था, लेकिन वो उस माहौल को भुना नहीं पाए। उसका सिर्फ इतना असर हुआ कि बीजेपी के पक्ष में जो राम मंदिर निर्माण के बाद जो माहौल बीजेपी के पक्ष में हुआ था, बीजेपी भी उसे कायम नहीं रख सकी इस गिरफ्तारी के बाद। ये तो हुआ, लेकिन विपक्ष गिरफ्तारी के बाद जो माहौल बीजेपी के खिलाफ पैदा हुआ, उसे विपक्ष पूरी तरह भुना नहीं सका। क्या कर सकता था विपक्ष जो नहीं किया उसने? भाई विपक्ष इस मामले को भुना सकता था, जैसा कि अब आपके जो संजय सिंह है जेल से आने के बाद चुनावी सभाओं में गए, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों को मिल रहा है और वो पसंद भी कर रहे हैं। लोगों की समझ में भी ये बात आ रही है। अब तक जो सांप्रदायिकता का माहौल था, जो हिंदुत्व का मुद्दा था, उसे लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। भ्रष्टाचार का जिस तरह का ये इन्होंने वो किया है, भ्रष्टाचार की जितनी बातें, जिस तरह से संजय सिंह उन बातों को उठा रहा है, वो लोगों की समझ में आ रही है और लोग उस तरफ सोचने भी लगे हैं। पहले तो ये ही नहीं सोचते थे लोग, अगर चर्चा कहीं होती थी भ्रष्टाचार की तो लोग ये कहते थे कि नहीं बीजेपी में तो ऐसा है नहीं, ये तो सिर्फ एक जो है विपक्ष का माहौल तैयार कर रहा है। आसिफ अंसारी साहब, आप बताइए, मैं आपका विचार इस पर ये जानना चाहती हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो धर्म पर आधारित राजनीति, दूसरे हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार, तीसरे जो विपक्ष है उसके ऊपर जिस तरह का प्रहार हुआ है, मतलब दिन दहाड़े, इसको क्या कहें, अनडिक्लेयर्ड या डिक्लेयर्ड ही एक तरह से इमरजेंसी है। जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी वो तो 2 साल में ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ तो लगातार हम जी रहे हैं बिना कागज़ पे लिखे हुए।
दो जो हैं सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो जेल में चले गए। इसका कोई असर है लोगों में? क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूएंसी ऐसी भी है जो कहती है कि हाँ, विपक्ष के बिना ही वो देखना चाहते हैं, और एक तरह की डिक्टेटरशिप के लिए भी एक कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है। नहीं, असर है इसका। आम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस तरह से पूरी इनके पास पावर आ गई तो देश की जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका जो ढांचा है, उसको पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। उसका असर है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अब तक एक हवा बनाई थी कि हम बीजेपी जो है उसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का जो मुद्दा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जन ये जान गया है कि मतलब ये क्या है कि 1 महीना पहले किसी कंपनी में छापा लग रहा है, 15 दिन बाद वो उसको चंदा दे रहा है और वो पाक साफ हो गए। तो मतलब वो एक वसूली गैंग टाइप का सब जो सिस्टम दिखाई दिया है, तो लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, उसका असर है। लेकिन जो लोग जाति पर वोट डाल रहे हैं, जो सूर्यमणि जी कह रहे हैं कि भाई आखिर में, दिन के आखिर में जो मायने रखता है वो तो जाति ही है, जो जाति पे वोट दे रहा है, क्या उसके लिए ये मायने रखता है कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है? नहीं, जाति वाला जो फैक्ट है वो तो काम करेगा, जाति वाला फैक्ट काम करेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि सांप्रदायिक चुनाव नहीं हो पा रहा है, और नशा जो हो, कोई भी नशा हो, एक ना एक दिन उसका असर कम होता ही है। धर्म की अफीम का जो नशा था उसका असर भी कम हो चुका है। अच्छा, लोग जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि रोज़गार कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं, और जो इन्होंने वादे किए थे अच्छे दिनों के, सिर्फ वादे ही रह गए हैं। और लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं कि 10 साल में जब तुम नहीं कर पाए हो तो फिर क्यों तीसरा टर्म मांग रहे हो अपना। ये भी असर कर रहा ऐसा है, सवाल ये भी कर रहे हैं सोच रहे लगे लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं और इस अपनी अकल का इस्तेमाल हर कोई करता है। बार बार एक ही चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया का बहुत असर है, बहुत जमीनी जी, नीचे तक ये सब चीज़ें जा रही हैं। सोशल मीडिया का आप कह रहे हैं ज़माना। मैं आती हूँ आपकी तरफ। नाइस साहिबा, मुझे आप बताइए कि जिस तरह से ये पूरी चर्चा आपने सुनी, यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ठीक है, भ्रष्टाचार है, धर्म पर आधारित राजनीति है, एक तरह की थकान भी देखने को मिल रही है। तो ये थकान किस वोटर में, अगर विरोध में भी हवा नहीं है, यानी 10 साल बाद भी अगर जो विरोध का वोट है वो बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इस चर्चा से, और इससे पहले भी मैंने लोकसभा में घूम घूम कर लोगों से बातचीत की, उनका मन जानने की कोशिश की, और जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके मुताबिक जो मुझे लगता है, भाजपा से चंदन सिंह चौहान है, अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और उससे पहले लोकदल में थे तो वो थोड़ा सेक्युलर माने जाते थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। चंदन सिंह चौहान को हराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वोटर है वो है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम का अपना कोई चेहरा यहाँ पर है नहीं, कोई कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है। अब मुसलमानों के लिए बचता है कि या तो वो बसपा पर जाए या तो वो इंडिया गठबंधन पर जाएं। किसी भी सूरत में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पार्टी पर चले जाएं। ये 42% वोटर जो हैं ये डिवाइड तो होंगे ही, कुछ सपा पर जाएंगे, गठबंधन पर, और कुछ जाएंगे बसपा पर। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? डेफिनेटली बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलना है। अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो मुसलमान तो जातीय आंकड़ों में फंसता ही नहीं नज़र आ रहा, वो तो सिर्फ मुसलमान है। और मुसलमानों में बड़ी उदासी, बड़ी कमज़ोरी, और जो आप थकन की बात कर रही हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर पर ये थकन नज़र आ रही है, क्योंकि उनका अपना कोई चेहरा यहाँ पर नहीं है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ और नहीं तो बिजनौर का लोकल जो वोटर है वो रुचि वीरा के साथ जाकर जुड़ जाता था, अगर कोई मुस्लिम नाम नहीं है तो। लेकिन अब रुचि वीरा भी नहीं है, उनको मुरादाबाद भेज दिया गया। कितने मुस्लिम नाम यहाँ पर आए, शाहिद मंजूर नाम आया, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया अखिलेश यादव के तरफ से। और दीपक सैनी को टिकट देने में इतना लेट किया गया, उनका चुनाव इस टाइम आप देखती हैं तो प्रचार में वो दमखम नहीं है जो होना चाहिए, ठंडा चुनाव मुझे उनका नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो मुस्लिम वोटर है वो तो डेफिनेटली बटना है, कुछ इंडिया पर जाएगा, कुछ बसपा पर जाएगा, तो उसका फ़ायदा जो है वो। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी को क्यों वोट देना चाहेंगे मुसलमान? पिछले 10 साल का जो पूरा इतिहास रहा है, मुसलमान बीएसपी को इसलिए वोट देंगे कि उन्हें भाजपा को हराना है। उनको लगता है कि बीएसपी, उन्हें लगता है कि दलित वोट तो जाएगा, एससी तो जाएगा बसपा पर, अब हम किसके साथ मिलें कि हम भाजपा को हरा दें। तो ये एक माइंड सेट है कि हम अगर बसपा के साथ जाते हैं तो हम शायद भाजपा को हरा देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो लोकल लीडरशिप है यहाँ की सपा की, वो लोग इकट्ठा कर करके लाएंगे मुसलमानों को कि नहीं, आपको अखिलेश के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है। तो इस वजह से वो दीपक सैनी की तरफ ले आएंगे कुछ मुस्लिम्स को, तो मुसलमान तो डिवाइड होगा, और उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सूर्यमणि जी, यही जिद, मुस्लिमों की यही सोच और यही जिद भाजपा को हराने की जिद में, मुसलमान हर बार यहाँ हार जाता,
खुद हार जाता। भाजपा को हराने की जिद में मुस्लिम खुद हार जाता है यहाँ। इस बार भी ऐसा ही देखने में आ रहा है, ख़ास तौर से बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में, कि उसे सपा कैंडिडेट को ये कह के कि मुस्लिमों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सपा ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। मेरी अपनी नज़र से और मेरे अपने नज़रिए में मुस्लिम प्रत्याशी न होने की ही वजह से यहाँ सांप्रदायिक चुनाव नहीं हो पाया। अगर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र पर मुस्लिम प्रत्याशी होता तो यकीनन यहाँ भी सांप्रदायिक चुनाव होता। ये बड़ा द्वंद है ये कि एक तरफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात है कि भाई इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, उसमें आप एक जो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर नाराज़गी मैं देख रही हूँ हर तरफ उत्तर प्रदेश में है कि पहली बात तो मुस्लिम के मुद्दों पे नहीं बोलते, फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आज़म खान का जिस तरह से साथ उन्होंने नहीं दिया, इसको लेकर एक बड़ा परसेप्शन लगातार बन रहा है। चाहे वो कितना भी राष्ट्रीय मीडिया में इसको दिखाने की कोशिश हो कि वो बड़े धुरंधर हैं या क्रूसेडर हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो रहमानी साहब कह रहे हैं, इससे कौन इनकार करेगा कि जैसे ही मुस्लिम कैंडिडेट आप उतारते हैं ध्रुवीकरण हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि और इसके पीछे जो जिस तरह कैंडिडेट उतारे गए हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी ने सैनी को यहाँ टिकट दिया, उसके पीछे सोच ये है कि अगर मुस्लिम को टिकट देंगे तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उनकी एक रणनीति है और ये पिछले चुनावों में देखने को भी आया है कि अगर जैसे ही मुस्लिम चेहरा आता है तो हो जाता है। ये इस लोकतंत्र की हमारे एक बहुत बड़ी खामी है कि हम हर चीज़ को एक खास तरह के चश्मे से व नज़रिए से देखने लगे। लेकिन जो नाहिद कह रही हैं उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जो मुसलमानों में अपने आप जो एक चेहरा ढूंढ रहे थे कि भाई जो एक चेहरे पे आकर सब वोट दे देते तो वो तो वोट बटेगा, क्योंकि उनका अपना रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। देखिए, आप आज़ादी के बाद से चुनाव को देख लीजिए, निरंतर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल एक हमारे लोकतंत्र की एक खामी है कि यहाँ इस तरह से जो सोच लोगों की बदली और जिसमें राजनीतिक दलों ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई इस तरह की सोच बनाने के लिए। लेकिन सांप्रदायिकता की जहाँ तक बात है, सिर्फ मुसलमान चेहरा होने से ही सांप्रदायिक चुनाव हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की ये पूरी कोशिश रहती है किसी तरह से उस चुनाव को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए। लेकिन बिजनौर सीट पर ऐसा नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर ऐसा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। कई सीटों पर अपनी जो हिंदुत्व की को धार देने की वाली बात है। 2-3 बातें मैं आपको बताऊँ। अभी दलित वोटों की बात हुई। दलित का मतलब होता है होल शेड्यूल कास्ट। बिजनौर जनपद और आसपास के जनपदों में पश्चिम में दलितों में सबसे बड़ी आबादी है जाटवों की। जाटव आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मायावती जी को अपना नेता और अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी हैं, जिसमें वाल्मीकि हैं, जिसमें हिंदू धोबी हैं, जिसमें भूयार हैं, वे परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वे चले जाते हैं, जाते रहे हैं। तो एक तो ये। दूसरा, आपने एक बात उठाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चर्चा तो बहुत है लोगों में, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी अब इस बात को कहने लगे हैं, वही बचाव की मुद्रा में है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लेकिन इसके आधार पर वोट होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो उनका वोट एक खास मकसद से, एक खास मिशन के तहत वो वोट करते हैं। उनको लाख बुराई उनको पसंद है, लाख बुराई को वो सहन कर सकते हैं, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और भाजपा की सरकार चाहिए। इस वजह से वो करते हैं। वरना तो आप देखिए जीएसटी के मुद्दे पर आप देखिएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देखिए, डिमोनेटाइजेशन, जी, इन सब पर आप देखिए। कोविड का देखिए, कोविड में जो हाल हुए, जिस तरह की घटनाएं हुई और जैसे पूरे देश में जो आप ये कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल वोट है, विचारधारा का वोट है, विचारधारा का वोट। और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत हद तक सफल रही है। पिछले 10 साल में वो अपने वोटों को कंक्रीट की तरह से उन्होंने उसको पक्का पुख्ता कर लिया। अब ज्योतिलाल जी, मैं अब आपसे पूछती हूँ, अब संख्या मुझे दीजिए आपके उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से किस तरह से आप देख रहे हैं किधर तस्वीर बदलती हुई 2014 की तस्वीर हो सकती है, 19 की हो सकती है, इससे अलग होगी? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो दोनों चुनाव हुए उससे अलग तस्वीर यूपी की नज़र आएगी। हम भले ही अपने दायित्व का सही निर्वाह ना कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमने जो मीडिया है, हमने अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं कर रहे। हम जनता जो बात जानना चाहती है वो हमसे नहीं कर रही। आज भी जब हम जाते हैं तो लोग हमको वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं। हमारी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हुई है, और वो इसलिए हुई कि हम सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। जिस तरह से हम लोगों को लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, जनता की बात रखनी चाहिए, उतना हम नहीं रख पा रहे, जिसका खामियाजा जो है हम खुद ही भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। हम एक ही पक्ष को लेते जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि लोगों में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर इतना गुस्सा है, और वो गुस्सा है
और मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में वो गुस्सा वोट के रूप में परिवर्तित होगा। जो- निश्चित रूप जो से भाजपा को आइडियोलॉजिकल नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल वोट है, तो ये मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं कि जो 35-40% लोग वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आपकी समझ से, आपने कई दशक गुजारे हैं पत्रकारिता में, उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ विचारधारा का वोट डाल रहे हैं कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हम बीजेपी को वोट देते रहेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 300 नहीं, हमें 400 450 दीजिए ताकि हम संविधान बदल दें। सीधे तौर पे, खुले तौर पे कह रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, संविधान बदल दें और इसको डिक्लेयर कर दें हम हिंदू राष्ट्र। कौन से ऐसे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो हम इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देते रहे? देखिए, पिछले 2 चुनावों की बात तो मैं करता हूँ कि आदमी हिंदुत्व पर बात करता था और राष्ट्रवाद की बात करता था, लेकिन इस बार जो नई चीज़ निकल कर आई है, 10 साल के जो कार्यकाल गुजरा है, वो लोगों ने जो आर्थिक तंगी झेली है, जो लोगों ने ये कोरोना का पीरियड देखा है, जो बेरोजगारी चल रही है, जो भ्रष्टाचार देखा है, आज भी किसी भी दफ्तर में चले जाओ भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। आज जो नई पीढ़ी है, हम अभी बात करते हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ और परंपरागत वोट माना जाता है कि ब्राह्मण बनिया ब्राह्मण भाजपा का वोट बैंक होता। जब मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, मैंने यार बीजेपी को वोट देंगे, कह लगा पापा बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं दोगे? कह लगे इन पे ऐसा कौन सा पैमाना भ्रष्टाचार नापने का, इन्होंने 6000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का ले लिया और ये अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं, मैं तो नहीं दूंगा इनको। हम पत्नी से बात करते हैं, हमने कहा भाई आप वोट तो बीजेपी को देना, ब्राह्मण है हम, और हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हम तो कट्टर हिंदू हैं। कह लगे तुम देना हो तुम दे देना, महंगाई कितनी हो गई है, चरम पे महंगाई हो गई, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, तो हम कैसे वोट दे दें? हमने कहा मुसलमान हावी हो जाएंगे। कह लगे मुसलमान पहले नहीं रहते थे क्या? ये तो गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, मुसलमान के बिना हिंदू का काम नहीं चलना, हिंदू का बिना मुसलमान का काम नहीं चलना। और अब तो सारी योजनाओं का लाभ, मोदी जी की योजनाओं का लाभ से मुसलमान ले रहे हैं, तो फिर हमें तो एक पैसे का लाभ नहीं मिल रहा। मिडिल क्लास हिंदू को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, जब आती तो 6 परिवार के 6 सदस्य हों, हम 4 सदस्य हैं, तो हमको कहाँ मिल रहा है? हम उस कैटेगरी में नहीं आते, हमको राशन फ्री नहीं मिल सकता, हमको किसी भी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, तो हम क्यों मुबश्शिर साहब, ये बताइए मुझे कि अब ये जो 400 पार की बात है, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती हैं? अब ये पहले फेज़ के चुनाव में क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? देखिए, पहले फेज़ का जो चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें बिजनौर ज़िला भी आता है, और यही जो पहले फेज़ का चुनाव है यही पूरब साइड में तय करेगा, क्योंकि यही मैसेज जाएगा वहाँ पर कि क्या यहीं से हवा चलेगी पूरे प्रदेश के अंदर। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे ये 80 सीटें यूपी से कह रहे हैं, तो मेरा मानना तो यह है कि इतनी सीटें नहीं घटेंगी, कहीं ना कहीं सीटें आके पहले से घटेंगी सीटें, और सपा का थोड़ा ग्राफ बढ़ेगा, और बसपा कहाँ तक वो करेगी ये देखना पड़ेगा बसपा के लिए भी, कि बसपा लड़ रही है मगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, कुछ सीटों पे फाइट कर रही है वो, मतलब सारी सीटों पे यूपी में फाइट नहीं करे, कुछ सीटों पे फाइट करे। जैसे आप बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में कहीं ना कहीं फाइट कर रही है। तो फिर विधानसभा में बिल्कुल कैसे सुपड़ा साफ हुआ, एक सीट आप ही देखिए, आपको पहले भी कहा था, पहले सपा लहर रही, मुस्लिम वोट सारा सपा को गया। आपको याद होगा पिछली बार भी ये कहा था कि ये बसपा का वोट बैंक आज भी वहीं रुका है, और आज भी यही आपसे कह रहा हूँ कि बसपा का वोट बैंक नहीं हटता, बीएसपी से नहीं जाता कहीं भी। तो मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन का जो लब्बे रुबाब है वो यही है कि दिल्ली में बैठ के जो हम समझ रहे हैं कि मायावती खत्म हो गई हैं, वो नहीं हो, उसका जो वोट बैंक है आज भी, वो दलित वोट बैंक है, वो वहीं है, वहीं स्टैंड कर रहा है, वो वहीं खड़ा हुआ है, वो वोट करता है आज भी। कुछ सेंध तो लगी है, कुछ सेंध तो लगी उसमें है, लेकिन पूरी तरह बसपा के वोट बैंक में सेंध तो लगी है। जैसा नगीना की सीट की बात करो, आज दलित चंद्रशेखर के जीतना न जीतना वो 4 तारीख को तय होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज मजबूत स्थिति में अगर हैं तो चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, बस आखिरी सवाल अब रहमानी साहब आपसे ये बताइए कि अब जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, जो वो सह रहा है, डबल इंजन क्या डबल मार सह रहा है, इधर योगी हैं उधर मोदी हैं, अगर फिर से ये जीत के आ जाते हैं और बड़ी तादाद में सीटें मिलती हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमानों के लिए क्या मायने हैं इसके? पहली बात तो यह है, जैसा आप कह रही हैं कि बड़ी तादाद में अगर इनकी सीटें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को झटका ज़रूर लगेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से झटका लगेगा। 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव हैं, इन 8 सीटों में से भाजपा जो चाहती है और भाजपा की जो अपेक्षा है वो उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, निश्चित रूप से भाजपा को झटका लगेगा। और ये भी तय है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भाजपा को चौंकाने वाले नतीजे होंगे। ये अलग बात है कि विपक्षी दल
भाजपा के खिलाफ जो माहौल तैयार हुआ था, जो माहौल बना था, विपक्षी उसे पूरी तरह भुना नहीं सके हैं। उस तरह लोगों के सामने, जनता के सामने भाजपा की कमियों को वो नहीं रख सके, बहुत प्रभावशाली रूप से उन कमियों को नहीं रख सके। लेकिन इसके बावजूद, जैसा शर्मा जी ने भी बताया, भाजपा के जो पक्ष में पहले 2 चुनावों में जो लहर थी, वो इस बार कहीं कोई लहर भाजपा के पक्ष में नहीं है। अब तो सिर्फ भाजपा को समीकरण जिताएंगे। और एक जो बात आम हिंदू करता है, विकल्प आम हिंदू को, जो भाजपा का वोटर है, उसे ये नहीं लगता कि भाई अगर हम भाजपा को वोट ना दें तो वोट कहाँ दें। एक तो विकल्प इनकी जीत का कारण बनेगा और एक समीकरण, जैसे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में, और मैं तो ये कहूँगा कि नगीना लोकसभा सीट पर भी समीकरण भाजपा को जिता सकते हैं। और काफ़ी उम्मीद है कि समीकरण के ही कारण भाजपा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भी जीत रही है और नगीना लोकसभा क्षेत्र में ही भी भाजपा ही जीत जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरह से पहले चरण का जो मतदान है, उससे साफ तौर पर एक जो मूड बनता है, एक जो भाव बनता है, वो बनेगा। और पश्चिम से जो हवा बह रही है, जिस तरह से डिस्कशन की शुरुआत में कहा गया, वो पूरब तक क्या होगा ये तय करेगी। ज़ाहिर है तमाम तरह के जो 7 जो फेजेस हैं, वो वायर पर आप लगातार इसकी कवरेज देखते रहेंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।